जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 ऐसे फैक्टर जो कंपनीज को एनालाइज करने में और स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज को फिल्टर करने में हमारी मदद करते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो ये सिर्फ एक फैक्टर है, इसी तरह से पी बी जो है प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी दूसरा फैक्टर है। तो इसी तरह के 30 फैक्टर्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिन पे आगे हमने स्टेप टू स्टेप सीखते जाना है, समझते जाना है और रिसर्च करनी है। इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी है, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी है। इन सारे फैक्टर्स को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करें या आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करें या आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम करें या दुनिया की किसी भी बड़ी मार्केट के अंदर, तो ये फैक्टर्स किसी भी कंपनी के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। ये 30 फैक्टर्स कौन से हैं? बेहतर होगा कि आप कॉपी पेन लेकर लिख लें या इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। एनीवे 30 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर इसमें है कि आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना होती है कंपनी की। जो स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज होती हैं या स्मॉल कैपिटल वाली कंपनीज होती हैं, वो बहुत जल्दी बड़ी ही तेज़ी से सम टाइम डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। तो उनको क्योंकि बड़े बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए जितनी भी डिफ़ॉल्टर कंपनीज होती हैं उनमें 99% जो स्मॉल कैपिटल वाली होती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो आप एक जनरल फार्मूला रख लें कि 1 अरब से ज़्यादा जो बड़ी कंपनी होगी सिर्फ आपने उसी में इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके अलावा दुनिया में ये फार्मूला है कि अगर आप अमेरिका या पूरी दुनिया में कहीं और की बात करें तो वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर की बात होती है। $5 बिलियन या इससे बड़ी कंपनी जो होती है उसको बिग कैपिटल वाली कहा जाता है। ये एक फैक्टर है। इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या होगा? ये कैपिटलाइजेशन में स्मॉल कैपिटल और बिग कैपिटल ये दो फ़र्क होते हैं और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद दूसरा फैक्टर जिस पे आप एनालाइज करते हैं वो होता है अर्निंग। कंपनी की अर्निंग कैसी जा रही है, 4 महीनों में उसने क्या अर्न किया है, 6 में क्या अर्न किया है, 1 साल में क्या किया है, पिछले 2 साल में क्या किया और 5 साल में क्या किया है। तो वो जो कंपनी की अर्निंग्स होती हैं वो हमें एक आइडिया देती हैं कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा तीसरा फैक्टर है डिविडेंड यील्ड। मैंने हमेशा आपको बताया है कि डिविडेंड जो होता है वो सिंपल लैंग्वेज आप ये कह लें कि जो मुनाफा होगा उसको डिविडेंड कहा जाएगा, और ये हमेशा बुक वैल्यू के ऊपर होता है, डिविडेंड परसेंटेज। लेकिन डिविडेंड यील्ड जो होता है ये मार्केट प्राइस के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड यील्ड जो होता है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से आप सालाना कैलकुलेट करते हैं, 1 साल में कितना डिविडेंड दिया गया उससे फिर आप डिविडेंड यील्ड निकालते हैं। तो डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड दो अलग चीज़ें हैं, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। डिविडेंड जो है वो बुक वैल्यू के ऊपर होगा और डिविडेंड यील्ड जो होगा ये आप निकालेंगे मार्केट प्राइस के हिसाब से, 1 ईयर बिफोर क्या थी और उस हिसाब से कितना इसने आपको फ़ायदा दिया। चौथा जो हमारा फैक्टर है ये आपने देखना है कि एवरेज वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है। अब ये देखें, सम टाइम जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनका ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है और सम टाइम जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनका कम वॉल्यूम ट्रेड होता है। अब ये जो बात है ये समझने वाली होती है, इन्वेस्टर इसको बेहतर समझता है। मसलन अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास एक कंपनी के 1 लाख शेयर है, तो आप इस बात को समझे कि अगर वो कंपनी अच्छी है और मुझे फ़ायदा दे रही है तो मैं उन शेयर को क्यों बेचूंगा। तो जब मैं बेचूंगा नहीं तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली कम शेयर ट्रेड होंगे। तो एक तो इस तरह से हो गया कि जब कम वॉल्यूम होता है तो अच्छी कंपनीज के कम शेयर ट्रेड होते हैं। दूसरा ये होता है कि क्योंकि कुछ कंपनीज जो होती हैं उनमें वॉलेटिलिटी होती है, डे ट्रेडर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो डे ट्रेडर्स जो हैं वो डेली बेसिस पर शेयर की ट्रेड करते हैं,
तो बड़ी और अच्छी कंपनी के शेयर क्योंकि डेली बेसिस पर ट्रेड होते हैं तो उनका ट्रेड वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ वॉल्यूम ज़्यादा होना या कम होना एक फैक्टर से आप कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। इसके बाद हमारा दूसरा फैक्टर आ जाता है फ्री फ्लोट। पाकिस्तान में जो है, अगर आप लेस रिस्की कंपनी की बात करें तो ऐसी कंपनी जिसका 30%, 40%, 50% तक फ्री फ्लोट है या मैक्सिमम 60% तक फ्री फ्लोट चला जाता है, तो वो लेस रिस्की है, उसमें कोई इतना ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं। लेकिन अगर कंपनी का फ्री फ्लोट जो है 90% हो तो ये ज़्यादा रिस्की कंपनी कंसिडर की जाती है। हाई रिस्क इसमें होता है। फ्री फ्लोट से मुराद ये होता है कि वो जो शेयर जितने परसेंटेज ऑफ शेयर के आम लोगों को सेल किए जाते हैं, मसलन अगर 90% फ्री फ्लोट है तो लोगों को 90% शेयर बेच दिए गए हैं, 10% कंपनी ने खुद होल्ड किए हैं। अगर कंपनी के पास 60% शेयर होंगे और 40% वो फ्री फ्लोट करेगी तो वो कंपनी ज़्यादा बेहतर कंसिडर की जाती है। तो फ्री फ्लोट जितना कम हो, मसलन 30% है तो अच्छी बात है, 40% है तो अच्छी बात है। बुरी बात कब होगी? 80% होगा, 90% होगा तो बुरी बात है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, फ्री फ्लोट। अब इसके बाद छठा जो अहम पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं। वो जिस जो शेयर इन्वेस्टर्स लेते हैं या बैंक्स लेते हैं या कंपनी के अंदर जो मुलाजमीन लेते हैं, कंपनी के अलावा जितने भी शेयर जो मार्केट में सेल होते हैं उनको आउटस्टैंडिंग शेयर कहा जाता है। तो आप ये कह लें कि जितने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे कंपनी के और आप उस हिसाब से फिर उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियोज निकालते हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है जो आपको समझने में हेल्प देता है कि कंपनी कैसी है। इसके बाद सेक्टर ऑफ कंपनी। आपको पता है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर है, इसी तरह से आप ले लेते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, इसी तरह बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। तो आप किस सेक्टर में कर रहे हैं उस सेक्टर का आपको इल्म होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि वो सेक्टर किस तरह से फंक्शन करता है, उसकी थोड़ी सी स्टडी करने की ज़रूरत है। तो सेक्टर ऑफ कंपनी भी बहुत अहम होता है। इसके बाद हमारा प्यारा और बेहतरीन जो जिसको हम सब कहते हैं कि ये इंडिकेटर हमें देखना चाहिए या ये फैक्टर कंसिडर करना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज होती हैं। अब देखें कि अगर एक पूरे साल में कंपनी की अर्निंग ज़ीरो रही है तो पीई रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं, या अगर नेगेटिव में रही है तो पीई रेशियो कैसे निकालेंगे। तो जब अर्निंग ज़ीरो रहे या नेगेटिव में रहे तो उस वक्त ये फैक्टर हम कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, अगर पॉजिटिव है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 50 हो, अगर पॉजिटिव है तो ये फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर अर्निंग नेगेटिव हो तो फिर इस फैक्टर को निगलेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद 9वां फैक्टर है हमारे पास, एक होता है पीई रेशो जो हम प्रीवियस अर्निंग की बेस पर निकालते हैं, और एक है फॉरवर्ड पीई जो फ्यूचर को कंसिडर करके निकाली जाती है। मसलन फ़र्ज़ करें कि पिछले साल की पीई रेशो 5 आई, फ़र्ज कर लेते हैं, तो अब फॉरवर्ड पीई रेशो हो सकता है कि अगर बिजनेस कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अर्निंग ज़्यादा होगी तो वो 4.5 हो सकती है। तो जब पीई कम हो, फॉरवर्ड पीई कम हो, तो इसका मतलब है कि अर्निंग ज़्यादा होने के चांसेस है। तो एक है पीई रेशो और एक होती है फॉरवर्ड या फ्यूचर पीई रेशो, तो ये भी कंसिडर किया जाता है। इसके बाद होता है पैग, पीई टू ग्रोथ रेशो, ये भी हम कंसिडर करते हैं, पीई टू ग्रोथ रेशो। और इसके बाद आ जाता है 11वां फैक्टर, प्राइस टू सेल रेशो, जो कंपनी की पूरे एक साल के अंदर सेल्स रही हैं और प्राइस जो ओवरऑल टोटल जो है उसका कैपिटल मार्केट का आप देख लेते हैं तो सेल्स के हिसाब से आप इसको निकालते हैं, तो प्राइस टू सेल्स रेशो, और वो आप फिर सेल्स को जो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके निकाल लेते हैं, ये चलता है। 12वां हमारा फैक्टर है प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी फैक्टर देखा जाता है। इसके बाद 13वां फैक्टर है जो हम शॉर्ट जब कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट तो उसमें कंसिडर करते हैं, जिसे पुट एंड कॉल, यानी बाय और सेल जो है, कितने जो एवरेज वॉल्यूम बाय हो रहा है एक महीने में और कितना सेल हो रहा है।
तो इसकी रेशो निकाली जाती है, पुट एंड कॉल रेशो इसको कहा जाता है। इसके बाद 14वां हमारा फैक्टर है ईपीएस दिस ईयर, इस साल की अर्निंग पर शेयर कैसी है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर फ्यूचर की जो ईपीएस होगी ये कैसी होगी। ये दो अलग-अलग से फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, अर्निंग पर शेयर दिस ईयर और अर्निंग पर शेयर आने वाले साल की, इसको भी देखा जाता है। इसके बाद 16वां फैक्टर है सेल्स लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल की सेल्स देखी जाती है कंपनी की, कि सेल्स में कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, एक साल ज़्यादा हुई, दूसरे साल कम हुई, अब फिर ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद कम हुई, तो या फिर सेल्स का पैटर्न क्या है। तो पिछले 5 साल को हम इसको स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ फिर कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी का इमेज, ब्रांड इमेज जिसे कहा जाता है या पब्लिक इमेज कहा जाता है, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड इमेज, इसको कंसिडर किया जाता है। 18वां हमारा फैक्टर, देखें जब आपने पढ़ना है या सीखना है तो फिर तो बहुत ज़रूरी है मेहनत करना, और ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखना पड़ेंगी और अभी हम किन चीज़ों पे डिस्कस करना है। तो हिम्मत नहीं हारनी, अगर अपना फ्यूचर बेहतर करना है तो ये आपने सीखना है अपने लिए, और अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट आपने पैदा करनी है। तो 18वां फैक्टर है ROA, रिटर्न ऑन, आप इसको कह लें कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, और ROA रिटर्न ऑन एसेट्स आप इसका ले लेते हैं कि जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उनके ऊपर रिटर्न कितना दे रही है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आपकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर, या अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके ऊपर आपको, तो ये ROA और ROI इन दोनों का फ़र्क होता है। रिटर्न ऑन एसेट्स, कंपनी के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर ये कितना रिटर्न दे रहे हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर कैसा इसका रिटर्न है। इसके बाद हमारे पास 20वां फैक्टर है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। कंपनी की जो इक्विटी होती है उसके अलावा कंपनी ने जो लोन लिया हुआ होता है या क्रेडिट लिया हुआ होता है, तो वो जो डेप्ट होता है उसको इक्विटी के साथ जो रेशो है इसको हम चेक करते हैं। अगर डेप्ट कंपनी का ज़्यादा हो, कर्ज़ा उसका ज़्यादा हो, तो ये कंपनी रिस्की कंपनी होती है, तो कर्ज़ा कम होना चाहिए इक्विटी के हिसाब से। आप इसको एक थंब रूल मैंने बताया था कि 30% से ज़्यादा डेप्ट कंपनी का नहीं होना चाहिए। मसलन इक्विटी अगर 100 है तो 30 उस पर एक्सेप्टेबल है डेप्ट, लेकिन अगर इक्विटी 100 है और उसके ऊपर 50% यानी 50 है उसके ऊपर डेप्ट, तो ये रिस्की बात है। या 70 है, 80 है, 90 है, तो ये तो बहुत रिस्की है। तो डेप्ट 30 या 30 से कम होना चाहिए एक हेल्दी कंपनी या अच्छी कंपनी का, ये बहुत अच्छा फैक्टर होता है। इसके बाद जो हमारा आ जाता है 21वां, इनसाइडर, जो इसमें आप ले लेते हैं ओनरशिप, यानी कंपनी के अंदर जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या जो स्टाफ है या इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के अंदर जिनका एक रोल है, उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी को उसके अंदर काम करने वाले लोग और उसका स्टाफ, उससे अच्छा आप नहीं जान सकते। अगर इनसाइडर ओनरशिप जो है बहुत अच्छी है तो इसका मतलब वो कंपनी बहुत अच्छी है। अगर इनसाइडर ओनरशिप कम है या वक्त के साथ साथ कम हो रही है तो इसका मतलब वो कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। तो इनसाइडर ओनरशिप जो होती है इसका बहुत रोल होता है कंपनी के एनालिसिस में। परफॉर्मेंस कंपनी की, आगे हमारा 22वां फैक्टर है परफॉर्मेंस। हम चेक करते हैं 4 महीनों की, 6 महीनों की, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, लगातार इसकी जो है असेसमेंट की जाती है और उसके बाद फिर हम कंसिडर करते हैं कि इसमें हमने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अब इसके बाद आ जाता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होती है कि कंपनी के शेयर कितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं, कितनी तेज़ी से नीचे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अगर हाई वॉलेटाइल कंपनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई माफिया उसको कंट्रोल कर रहा है या कुछ लोग उसको मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो सूटेबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा जो वॉलेटाइल हों, जिनकी प्राइसेस हर महीने बदल रही हूँ या हर 2 हफ्ते के अंदर बहुत तेज़ी से बदलती हूँ, बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, बहुत तेज़ी से नीचे आती हैं।
तो ये जो कंपनी है हाई वोलेटाइल, इसको अवॉइड करना। तो वोलेटिलिटी एक फैक्टर होता है जो हम कंसिडर करते हैं। इसके बाद एवरेज ट्रू रेंज ATR हम कंसिडर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि एक जो है इसकी रेंज क्या है, एक हफ्ते में शेयर कितना ऊपर जाता है, महीने में, 4 महीनों में, साल में, ये क्या प्राइसेस हैं इसकी, वो एक रेंज कंसिडर की जाती है। उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो कंसिडर करते हैं 20, यानी 20 डेज़ के हिसाब से। फिर SMA 50 है 50 डेज़ के हिसाब से, और फिर SMA 200 है 200 दिनों में जो है इसको किस तरह से। तो 20, 50 और 200 SMA सिंपल मूविंग एवरेज, ये एनालिसिस किए जाते हैं। इसके बाद 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो, 52 हफ्तों की या 52 हफ्तों की हाईएस्ट वैल्यू क्या थी और लोएस्ट क्या थी। 52 वीक्स हाई और लो हम कंसिडर करते हैं। RSI कंसिडर किया जाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इनको देखा जाता है। और इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो महीना मंथली चार्ट्स पर हम देखते हैं महीनों के ऊपर क्या इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद ईयरली चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखी जाती है। फिर 5 ईयर चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखी जाती है। जब ये 30 के 30 फैक्टर आप देख लेते हैं और समझ लेते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट को समझ जाते हैं, ब्रांड को समझ जाते हैं, प्राइस को समझ जाते हैं, उसके बाद फिर आप एक एस्टिमेटेड शेयर की वैल्यू निकालते हैं। वो जो एस्टिमेटेड वैल्यू आप आखिर में जाके निकालते हैं ना, जब सारे फैक्टर्स आप समझ जाते हैं, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। और वो इंट्रिंसिक वैल्यू हर इन्वेस्टर खुद निकालता है, उसको फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं। अब वो जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को इकट्ठा करने के बाद आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे कि मैं इसको इतने पैसे देने को तैयार हूँ। तो वो जो आप इतने पैसे देने को तैयार होते हैं वो होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। और वो दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर जो होता है 100% एक जैसी नहीं निकाल सकता। आप 70%, 80%, 90% एक्यूरेट निकाल सकते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। जितने आप ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, जितने आप कंपनी को बेहतर समझते हैं, जितनी आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन अच्छी कर सकते हैं, उतना ही अच्छा आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू, फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बात यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब अगली बात कि अब इसमें जो सबसे अहम होता है कि आपने, आपका एंट्री प्लान क्या है, आपके पास टोटल बजट कितना है, और आपने किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफिकेशन कैसी करनी है, किन किन सेक्टर के अंदर आपने शेयर खरीदने हैं, कितने कितने खरीदने हैं। उसके बाद एग्जिट प्लान होता है कि आपने किस वैल्यू पे 20% इंक्रीज पे कितने सेल करने हैं, 50% जब मार्केट बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो कितने सेल करोगे, 80% पे कितने सेल करोगे, 100% जब मुनाफा मिल रहा होगा तो आप कितने शेयर सेल करोगे। तो ये सारा एंट्री प्लान और एग्जिट प्लान आप पहले से बनाते हैं, और फिर जब मार्केट उस हिसाब से चलती है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद आती है स्ट्रैटेजी कि आपने किस तरह से पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट करनी है और अपने पोर्टफोलियो की हैंडलिंग करनी है। तो एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान और स्ट्रैटेजी। उसके बाद राइट टाइम टू एंट्री, आपको पता होना चाहिए कि मैंने मार्केट में एंट्री कब लेनी है और मार्केट से एग्जिट कब करना है। अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा इतना ही काम है कि मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊं, समझाऊं, बताऊं। आपका काम है फील्ड के अंदर एज ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर काम करना। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं ये वैल्यूएबल एजुकेशन दे रहा हूँ। अगर आपको वाकया ही ये वैल्यूएबल लगती है तो अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देकर जाएं। 5 कमेंट्स आपने नीचे लिखने हैं इस वीडियो के, और मज़ीद कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने फेसबुक पर इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। मैं इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ तो इसका फ़ायदा आप लोगों को और आपके साथियों को होना चाहिए। अच्छे काम को हमेशा आगे बढ़ाना आपका इखलाकी फ़र्ज़ है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप आर्म PSX ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली सिर्फ 1000 फ़ीस है, 6 लेक्चर होते हैं और डिस्कशंस होती हैं। बहुत कुछ मिलेगा आपको इंशाल्लाह।